जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में, इस कड़ी में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और ये आज का हमारा 5वां लेक्चर है। क्योंकि वैसे तो कल के लेक्चर में हमारे जो 11 के 11 राष्ट्रीय उद्यान थे वह समाप्त हो गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें और एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो याद रखिएगा, यह हमारा कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। और अगर लेक्चर की बात की जाए तो यह हमारा लेक्चर नंबर 27 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनके सन देखेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर है और उनके क्या क्या सन हैं और उनकी स्थापना कब हुई, इसे हम टेबल फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि जो हमारे नेशनल पार्क है उन नेशनल पार्कों में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रामसर स्थल। ठीक है, और लास्ट हमारा रहेगा आज का, जिसमें हम जैव आरक्षित क्षेत्र, ये हम सभी के सभी किसके संदर्भ में देखेंगे? तो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी हमारी यह मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस की लिंक को शेयर कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों को हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो राय है वो आप हमें मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने अभी तक मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क का हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 5 है। चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है कि एक दिन अचानक से किसी रिजल्ट की PDF में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और सारे प्रश्न चिन्हों का जवाब दे देगा। यानी कि हमें जवाब नहीं देना है। एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या है? कि हमें खामोश रहकर मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे यहाँ पर? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? पहला है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। तीसरा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल। चौथा हमने पढ़ा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 5वां हमने पढ़ा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदापुरम।
छठवां हमने पढ़ा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा। सातवां हमने पढ़ा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट। सॉरी। फिर आठवां हमने पढ़ा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। नौवां हमने पढ़ा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। 10वां हमारा राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली। और अंतिम 11वां है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर पन्ना। तो ये 11 राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आज की हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हमारे टॉपिक पर चलते हैं। और आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं कि क्योंकि इस टेबल से आप निश्चिंत रहिएगा, एक प्रश्न कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो सीधा चलते हैं। और पहला हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1955 में की गई। कहाँ पर स्थित है ये? मंडला बालाघाट में स्थित है। और यह 1974 में पहली बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। कौन सा? ये फर्स्ट है। फिर दूसरा आता है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब की गई इसकी? तो वर्ष 1958 में इसकी स्थापना की गई और वर्ष 2025 में इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया। यानी कि अगर करंट में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे नवीनतम प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। क्लियर है? चलिए अगला तीसरा है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना हमने किस वर्ष की? तो वर्ष 1975 में हमने इसकी स्थापना की। और वर्ष 1992 में इसे हमने किस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत हमने शामिल किया। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। और हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। सॉरी। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये? तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसका स्थापना वर्ष जो है वह वर्ष 1968 है। और इसे वर्ष 1993 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसे हमने शामिल कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं पांचवा हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, पन्ना जिले किस के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह आंवले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यह पन्ना में ही कौन सा पार्क है? तो रेप्टाइल पार्क है। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना जो है वह 1981 है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 1994। ठीक है साथियों, शायद हमने जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका स्थापना वर्ष वहाँ पर कुछ और पढ़ लिया था, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। उसका सही जवाब क्या रहेगा? 1975 में हमने इसको शामिल किया था। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में हमने क्या देखा? यह छतरपुर पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया। क्लियर है? चलिए अगले पे चलते हैं। और अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है? तो यह होशंगाबाद जिले में, या हम कहें कि यह नर्मदापुरम जिले में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हमने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई। और वर्ष 1999 में इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना में इसे हमने शामिल कर लिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह सीधी और सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। इसमें हमने देखा था कि यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था और इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी तथा 2008 में इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए ये जो 7 हमने पढ़े हैं वो क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल पार्क है और ये जो 2 है वह हम पढ़ेंगे और 2 में पहला है यानी 8वां है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और यह दमोह जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए मैंने वहाँ पर नौरादेही बता दिया था, लेकिन क्या है कि ये रानी दुर्गावती और नौरादेही दोनों का कुछ कुछ हिस्सा मिलाकर इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1997 में इसकी स्थापना की गई और 2023 में इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया। क्लियर है? चलिए, और अंतिम जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर रहेगा उसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व और इसकी स्थापना 1976 में की थी और वर्ष 2024 में इसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल कर लिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हमें याद क्या रखना है कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा 1974 में, और अंतिम कौन सा है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान 2025 में इसे शामिल किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के से प्रवाहित होती है कुछ नदियाँ, तो उनकी बात कर लेते हैं। और हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ से केन नदी प्रवाहित होती है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में, तो यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। दूसरा क्या है हमारा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के से हमें कौन सी नदी प्रवाहित होती मिलती है? तो यहाँ से चरण गंगा नदी बहती हुई निकलती है, क्योंकि कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि भगवान विष्णु के चरणों से एक नदी निकली जो कि शेष शैया पर शयन मुद्रा में थे, और उस नदी का नाम क्या रखा था हमने? चरण गंगा नदी इसका नाम रख दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में हमें मनिहारी नदी देखने को मिलती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सांकी सागर और जाधव सागर झील नामक जो 2 कृत्रिम झील है वह किस नदी पर बनी हुई है? तो मनिहारी नदी पर बनाई गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से हमें देवना नदी प्रवाहित होती हुई मिलती है। यहीं पर हमें तवा नदी भी प्रवाहित होती हुई मिलती है, पर मुख्यतः हमें किस नदी को ध्यान रखना है? तो याद रखिएगा हमें देवना नदी को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो पेंच नदी और कान्हन नदी जो कि हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखा था कि यह दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर छठवें की बात करेंगे तो जो छठवा है वह है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये हमने धार में पढ़ा था, और धार में यह जोबट नदी, ठीक है, जोबट नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, और अंतिम जो हमारा है वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से 2 नदियाँ प्रवाहित होती है। पहली है बंजर और दूसरी है सुपर्ण नदी। ये 2 नदियाँ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं। क्लियर है?
तो 2 टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इन टेबलों से सीधे सीधे प्रश्न आने की संभावना हमारी है। ठीक है, तो इसे इग्नोर ना कीजिएगा और इसे यहीं के यहीं याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक, तो उसकी जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां जैव विविधता को क्या प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा साथ ही स्थानीय समुदायों के पारंपरिक जीवन और संस्कृतियों को भी सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जैव विविधता का संरक्षण रखने में हम वहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनकी परंपरा, उनका जीवन और उनकी संस्कृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम उसको भी संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित स्थल है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 3 जैव आरक्षित स्थल है। कौन कौन से 3? तो पहला है पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व अमरकंटक में आता है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, और तीसरा है हमारा पन्ना, जो कि पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करते हैं पहले की, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसको कब हमने घोषित किया, तो वर्ष 1999 में हमने इसे घोषित किया और यह होशंगाबाद जिला या इसे ही हम नर्मदापुरम, ठीक है, होशंगाबाद जिला या नर्मदापुरम जिले में अंतर्गत पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र आता है। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम क्या देखते हैं कि यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी घाटी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ठीक, फिर यूनेस्को की सूची में इसे वर्ष 2009 में शामिल किया, जबकि भारत सरकार द्वारा इसे 1999 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए और ये क्यों फेमस है, तो यह उड़ने वाली गिलहरी और बड़ी बड़ी गिलहरियों के लिए फेमस क्षेत्र है हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? चलिए अगले पर चलते हैं और अगला आता है हमारा अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। इसे हमने कब शामिल किया भारत सरकार द्वारा, तो 2005 में हमने इसे शामिल किया और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अंतर्गत यह आता है और इसे हमने यूनेस्को में 2012 में, या यूनेस्को की सूची में हमने कब शामिल किया, तो 2012 में हमने इसे यूनेस्को की सूची में इसे शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं और जो अगला हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है वह है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, छतरपुर पन्ना जिले के अंतर्गत, और इसे हमने कब शामिल किया गया, तो इसे हमने 2011 में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि देखो हमने कहा था कि इसके अंदर से जो केन और बेतवा लिंक परियोजना है, तो केन और बेतवा लिंक परियोजना के कारण क्या है कि इसके अंदर से केन नदी बीचों बीच से गुजरती है और वहाँ का जल स्तर बढ़ने से इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो डूब क्षेत्र में आ गया है, तो इसे हमने जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और इसे कब घोषित किया था भारत सरकार द्वारा, 2011 में, जबकि यूनेस्को की सूची में से वर्ष 2020 में हमने शामिल करवाया है और इसके अंतर्गत गंगो अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों क्षेत्र पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम सीधा चलते हैं रामसर स्थल पर कि रामसर स्थल, या जिसे हम आर्द्रभूमि स्थल भी कहा जाता है, वह क्या होता है। ठीक है, चलिए तो रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की क्या है, आर्द्रभूमि है। ठीक है, और इससे यह रामसर स्थल की शुरुआत यूनेस्को द्वारा कब की गई, तो याद रखिएगा वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा इसे स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि के रूप में, या वेटलैंड पर कन्वेंशन
के रूप में इसलिए हमने इस रामसर को शामिल किया था। और इसका नाम रामसर क्यों रखा? क्योंकि यह ईरान का जो रामसर शहर है, रामसर शहर, तो यहाँ पर क्या है कि संधि के हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के कारण इस आर्द्र भूमि को हम रामसर स्थल के रूप में भी जानते हैं। अब बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 5 रामसर स्थल है। कौन कौन से 5 है? तो देखिएगा, पहला है हमारा ऊपरी झील, या इसे भोजताल या भोज वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल है तथा इसे वर्ष 2002 में घोषित किया गया था। और यह भोजताल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह भोजताल स्थित है। और इसे हम वहाँ के लोकल या हमारे मध्य प्रदेश के लोग इसे बड़ा तालाब के रूप में भी नाम से मुख्यतः इसे जानते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तो दूसरा है हमारा यशवंत सागर झील, और इसे हमने वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में यह यशवंत सागर झील स्थित है। तीसरे की बात करेंगे कि तीसरा कौन सा है हमारा, तो याद रखिएगा तीसरा है सिरपुर झील, और इसे भी हमने कब रामसर साइट के रूप में घोषित किया? तो 2022 में इसे रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, और यह भी हमारे इंदौर शहर के अंतर्गत आता है। अब 2 और बचे हैं हमारे, तो चलिए फटाफट उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है अगला है हमारा चौथा सांख्य सागर झील, और इसे भी वर्ष 2022 में, यानी कि 2022 में हमने टोटल कितने स्थल को शामिल किया? तो याद रखिएगा इसमें हमने 3 स्थलों को शामिल किया। और यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा यह शिवपुरी जिले में स्थित है। और अंतिम है हमारा तवा जलाशय, और इसे हमने 2024 में शामिल किया था। ठीक है, और बात की जाए तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ हमने क्या पढ़ लिया आज। तो हमने पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों को एक सूची के अंतर्गत पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि किन किन राष्ट्रीय उद्यानों से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, उनको हमने देख लिया। फिर हमने जैव आरक्षित क्षेत्र देख लिए, जिसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि होशंगाबाद में, अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र छतरपुर पन्ना में हमने पढ़ लिया। फिर हमने रामसर साइट्स देख लिए कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 5 हैं। कौन कौन सी? भोज वेटलैंड, दूसरा है यशवंत सागर झील, तीसरा है सिरपुर झील, चौथा हो गया हमारा सांख्य सागर झील, और 5वां हो गया हमारा तवा जलाशय। ठीक है साथियों, तो यह टॉपिक हमारा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।